नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जिसके अपने ही लोग उसकी जिंदगी के सबसे बड़े रहस्य का हिस्सा बन गए। जब उसके सामने सच्चाई आई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। साना मुरादाबाद की रहने वाली थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। वहीं उसकी एक बहुत करीबी दोस्त थी और उसी दोस्त ने हमसे उसकी कहानी साझा की है। दरअसल जब सना के साथ ये सब अजीब घटनाएं हो रही थीं, तब उसने एक डायरी लिखनी शुरू की थी। वो डायरी पूरी नहीं हो पाई, मगर जितना भी लिखा गया उतना उसकी दोस्त ने हमें दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी को मिस मत करना, क्योंकि इसमें ऐसा सस्पेंस है जो शायद तुम्हारे साथ भी जुड़ जाए। कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और हमारे समाज में ऐसी बातें अक्सर होती रहती हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब दिल से रिश्ता जुड़ जाता है ना, तो कहानी सुनाने में भी मजा आता है और सुनने में भी। और हाँ, जो भी ये कहानी आखिर तक सुने, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखे ताकि मैं दिल से आपको शुक्रिया कह सकूं। रात का सन्नाटा था। अचानक एक तेज चीख गूंजी और सना नींद से झटके में जाग गई। उसकी आंखों की पुतलियां लाल थीं, जैसे किसी ने खून से रंग दी हो। दिल की धड़कन बेकाबू थी, जैसे कोई तूफान उसके सीने में टकरा रहा हो। वही सपना जो हर महीने एक बार जरूर आता था। हर बार की तरह आज भी सना उठी और बिना कुछ सोचे अपने घर के पीछे वाले गेट की तरफ चली गई। वो गेट जो कभी खुलता नहीं था और उसके पीछे था एक पुराना जर्जर मकान। गेट खोलते ही सूखे पत्तों की सरसराहट ने हवा में डर भर दिया। आंगन पार करते ही सामने वो पुराना कमरा था और उसके पार पीछे का हिस्सा। रात के ठीक 2 बजे का समय था। सना धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई उस मकान के पीछे पहुंची, जहां एक पुराने पेड़ से बंधा झूला लटका हुआ था। झूले में एक पुराना टायर बंधा था। वह उस पर बैठ गई और झूलने लगी। फिर उसने बात करनी शुरू की, जैसे वहां कोई मौजूद हो। उसकी हंसी, उसकी नाराजगी, उसके गुस्से में कुछ अजीब था। लग रहा था जैसे वह किसी अदृश्य इंसान से कुछ पूछ रही हो और सामने वाला जवाब नहीं देना चाहता। आखिर वो कौन था जिससे वो बातें करती थी? क्या सना पागल थी, या फिर उसके आसपास कुछ ऐसा था जो हमारी समझ से परे था? रात के तीसरे पहर यानी लगभग 3 से 4 बजे के बीच वह वापस अपने कमरे में आती और सुबह तक सोई मिलती। सुबह उसकी सास नसीमा बेगम ने आवाज लगाई, बहू उठो, आ जाओ, ऑफिस नहीं जाना क्या? 8 बज चुके हैं। सना धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कई रातों से नींद ही ना ली हो। 1 महीने में यह नजारा एक बार जरूर होता था। पहले उसने अपनी सास को बताया था कि उसे अजीब अजीब सपने आते हैं, लेकिन नसीमा बेगम ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। उन्होंने कहा था, उधर पीछे वाले खंडहर में मत जाया करो, वो जगह ठीक नहीं है। इसके बाद सन्ना ने किसी से कुछ कहना बंद कर दिया। कभी कभी उसे लगता कि वो जो देखती है बस सपना है, पर जब वो जागती तो कमरा वैसा नहीं होता जैसा सोने से पहले था। सना को इस घर में आए 2 साल हो चुके थे। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके अब्बा की एक छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान थी और घर में 3 बेटियां थीं। सना सबसे बड़ी थी। उसकी शादी बहुत मुश्किल से तय हुई थी। अब्बा पर 2 और बेटियों की शादी का बोझ था। इसीलिए जब मुरादाबाद के एक प्रतिष्ठित परिवार से रिश्ता आया तो उन्होंने बिना देर किए हाँ कर दी। सना का मायका उसी शहर में था, इसलिए वह हफ्ते में एक बार जरूर अपनी मां से मिलने चली जाती थी। वो अपने ससुराल की बातें ज्यादा साझा नहीं करती थी ताकि माँ बाप चिंता न करें। एक दिन ऑफिस के बाद वह अपनी माँ के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़ी होकर फोन लगाया, अम्मी मैं बाहर हूं, 2 घंटे से बेल बजा रही हूं, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। अम्मी ने ऊपर से जवाब दिया, अरे मैं छत पर थी, मसाले सुखाने रखे थे, आती हूं, रुक जरा। नीचे आकर अम्मी ने दरवाजा खोला। साना नाराज होकर बोली, कहां थी अम्मी, मैं तो कब से खड़ी हूं। अम्मी हंस दी, अरे आज तेरी दोनों बहनें फिर से पानी पूरी खाने गई हैं, रोज का चक्कर है उनका। दोनों हंस पड़ी। फिर अम्मी ने धीरे से पूछा, सना तू खुश तो है ना बेटा, तेरे चेहरे से लग रहा है कुछ बात है। सना मुस्कुराई, नहीं अम्मी सब ठीक है, 2 दिन में रैयान भी आने वाले हैं। छुट्टी लेकर अम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं खुश हूं। रैयान जो सिक्योरिटी फोर्स में था, 2-3 महीने में घर आता जाता रहता था। घर में सास और छोटा देवर रहते थे। देवर को पढ़ाई से ज्यादा शरारतों का शौक था,
इसलिए सना उससे दूरी बनाए रखती थी। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें आ गईं। दीदी, आज तो किस्मत से आप भी आ गईं। हम तो अम्मी के लिए पानी पूरी पैक करा लाए थे, आप भी खा लो। सन्ना ने अम्मी के साथ पानी पूरी का मजा लिया, फिर थोड़ी गपशप करके ऑटो से अपने घर निकल गई। घर पहुंचते ही उसने नसीमा बेगम और अपने लिए चाय बनाई। दोनों साथ बैठे। नसीमा बेगम बहुत धार्मिक थीं, हर समय नमाज और दुआओं में व्यस्त रहती, पर साना को न जाने क्यों उनकी बातें दिखावा लगती थीं। उसे लगता था जैसे उस दुआओं में सच्चाई नहीं बल्कि कोई छिपा हुआ राज है, एक ऐसा राज जो सना की जिंदगी बदलने वाला था। क्या वो पुराना मकान और नसीमा बेगम के बीच कोई संबंध था? क्यों हर महीने साना को वही सपना आता था? और वो झूला जिस पर वो बैठती थी, क्या वाकई वहां कोई और मौजूद था? साना चाय पीकर रात के खाने की तैयारी में लग गई। किचन में बर्तन खनक रहे थे कि पीछे से नसीमा बेगम की आवाज आई। बहू, आज अपनी माँ के घर चली गई थी क्या? सन्ना ने धीमे से जवाब दिया। जी हाँ, मैं गई थी। नसीमा बेगम बोली। मुझे तो पहले से ही अंदाजा था, क्योंकि आज तुम जरा लेट हुई। खैर, अब आ गई तो अच्छा हुआ। सना चुप रही, उसने कोई और जवाब नहीं दिया। उसी रात सन्ना के पति रैयान के आने की खबर थी। वो सिक्योरिटी फोर्स में थे और कई दिनों बाद घर लौटने वाले थे। रात का खाना बनाने के बाद सन्ना अपने कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। तभी रेयान बोला, अरे इतने दिन बाद आया हूं, कुछ तो धूम मचा लिया जाए। लेकिन सना बोली, आज मेरा मन नहीं है। क्या आप मेरे साथ कल कर सकते हो? जितना चाहोगे उतना। रेयान बोला, अरे मैं कितने अरमान लेकर आता हूं, लेकिन तुम्हारा यही नाटक रहता है। सना ने कहा, अरे मैं क्या करूं, मेरा मन बेचैन रहता है। कुछ लिखने का मन हो रहा है। अचानक उसके जहन में ख्याल आया, क्यों ना मैं एक डायरी लिखना शुरू करूं, शायद इससे मेरा मन हल्का हो जाए और वो बातें जो मैं किसी को नहीं बता सकती वो कागज पर उतर जाएं। वो दराज में से एक पुरानी डायरी निकालती है, कंपनी की गिफ्ट की हुई वही डायरी जिसमें पहले कुछ पन्ने खाली थे। उसने पेन उठाया और लिखना शुरू किया। मैं साना हूं, मेरी शादी को हुए अब लगभग 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति रैयान सिक्योरिटी फोर्स में हैं। जिस दिन मैं शादी करके इस घर में आई थी, सब लोगों ने मुझे अच्छा व्यवहार किया था और आज भी करते हैं। बात करूं अगर मैं अपने सोहर की, तो वो दिल के बहुत अच्छे हैं। और मेरी शादी वाली रात की, जिसको सुनने के लिए आप लोग बेचैन रहते हो, तो मेरी जिस दिन सुहागरात थी, यानी कि मैं सुहागिन बनकर इस घर में आई थी, मेरी पहली वाली रात मैंने और मेरे सोहर ने रात भर धमाल मचाया था। कम से कम अगर बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे जितना किसी और के बस की बात नहीं है। उनका स्वभाव मैं आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाई। कभी वे बहुत नाराज हो जाते हैं, कभी यूं ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब भी मैं उनके साथ संभोग करने से मना कर देती हूं, तो वो मेरे साथ बिना वजह झगड़ा ढूंढते हैं। कभी लगता है जैसे मुझसे खुश ही नहीं है। लेकिन पापा की इज्जत के लिए मैंने कभी कुछ कहा नहीं, और जब मैं उनके साथ हम बिस्तर हो जाती तो वो बहुत खुश रहते। मेरी सास नसीमा बेगम बहुत सख्त और जिज्ञासु स्वभाव की हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे वो हर वक्त मेरी निगरानी करती रहती हैं। उनका मोहल्ले में किसी से खास मेलजोल नहीं है। लोग उनसे बातचीत करने से भी कतराते हैं। मेरे पापा ने बस लड़का अच्छा देखकर शादी कर दी, पर शायद उन्होंने ये नहीं देखा कि इस घर की दीवारों में कैसी खामोशी छिपी है। एक रात की बात है, रैयान ड्यूटी पर थे और मैं अकेली कमरे में सो रही थी। अचानक मुझे एक डरावना सपना आया। मैंने देखा कोई रैयान को मार रहा है। वो खून से लथपथ जमीन पर गिरे हैं और चिल्ला रहे हैं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। सना चीखते हुए जागी और बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पसीने से भीग चुकी थी। तभी उसकी नजर पलंग के नीचे पड़ी। वहां खून की बूंदें थीं। एक एक बूंद ऐसे गिर रही थी जैसे किसी ने अभी अभी चोट खाई हो। वो डरते डरते नीचे झुकी, पर वहां कोई नहीं था। खून की बूंदें कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ती जा रही थीं। सना कांपते हुए उस निशान का पीछा करती हुई पीछे वाले दरवाजे तक पहुंची। वो दरवाजा हमेशा बंद रहता था। उसने अपने आप से पूछा, क्या मुझे यह दरवाजा खोलना चाहिए? क्या यह सब सपना है या हकीकत? कई सवाल उसके मन में उठे, पर उसने खुद को रोका। सुबह नसीमा अम्मी से बात करूंगी, शायद वो कुछ बताएं। वो कमरे में वापस आई और बिस्तर पर बैठ गई। कब बैठते बैठते नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह नसीमा बेगम की आवाज आई, बहू उठो, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? साना की आंखें सूजी हुई थीं। वो थकी और डरी हुई सी उठी।
नसीमा बेगम बोली, क्या हुआ? बहुत डरी हुई लग रही हो। कोई बुरा सपना देखा क्या? साना कुछ बोलती उससे पहले उसकी नजर फिर उस जगह पर गई जहां कल रात खून के निशान थे, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था, ना खून ना कोई निशान। तो क्या वो सपना था या फिर आधी नींद आधी हकीकत? वो खुद से सवाल करने लगी। उसने चुपचाप सुबह की चाय बनाई, फिर धीरे से अपने डरावने सपने के बारे में नसीमा बेगम को बताया, लेकिन खून का जिक्र नहीं किया। नसीमा बेगम मुस्कुराई और बोली, अरे ऐसे सपने तो सबको आते हैं, मुझे भी कभी कभी आते हैं। कोई बात नहीं, भूल जाओ। अगर फिर से ऐसा सपना आए तो मुझे जगा लेना। साना ने आगे कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। कुछ दिन बाद रयान घर आए। समय धीरे धीरे गुजरता गया। 15 से 20 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब उन्हें फिर ड्यूटी पर लौटना था। साना को अकेले रहने से डर लगने लगा। वो सोचने लगी, क्या मुझे उस सपने के बारे में रयान से बात करनी चाहिए? लेकिन उसे याद आया कि सास से बात करने का नतीजा क्या निकला था, इसलिए वो चुप रह गई। रयान के जाने से एक दिन पहले वो अचानक उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो नहीं समझ पा रही थी कि ये आंसू जुदाई के हैं या फिर उस डर के जो उसके भीतर हर रात बढ़ रहा था। वो बोली, मुझे अपने साथ ले चलो रयान, मुझे डर लगता है यहाँ अकेले। रयान ने हंसते हुए कहा, क्या पागलपन है ये साना? यहाँ अम्मी अकेली हैं और तू कोई बच्ची तो नहीं। थोड़ा छोटे भाई को सेटल होने दे, फिर ले जाऊंगा। वैसे भी मैं 15 दिन बाद लौट आऊंगा। साना ने कुछ नहीं कहा, बस दिल में ठान लिया कि अब वो कमजोर नहीं पड़ेगी। वो अपने डर से लड़ने के लिए तैयार थी, या शायद उसे लगा कि वो तैयार है। 1 महीना बीत गया। एक रात वही सपना फिर आया, इस बार पहले से भी ज्यादा डरावना। उसने देखा कि वो किसी अंधेरी गुफा में जा रही है। किसी की धीमी सी आवाज उसे पुकार रही थी, डरी हुई, कांपती हुई आवाज। वो आवाज जैसे उसके अंदर उतर रही थी और तभी उसे लगा जैसे कोई उसके शरीर में प्रवेश कर गया हो। उसकी आंखें खुलीं, वो उठी और बिना सोचे घर के पीछे वाले दरवाजे तक चली गई। उसने दरवाजा खोला और पुराने मकान के पीछे पहुंची। उसके बाल बिखरे हुए थे, काजल फैला हुआ था, नाखून बेहद लंबे और नुकीले लग रहे थे। आंगन में लगे जामुन के पेड़ की डालियां हिल रही थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो उस पेड़ के पास बैठ गई, बालों को मरोड़ते हुए जोर से चीखी, फिर अपने नाखूनों से जमीन खोदने लगी। धीरे धीरे उसके हाथ तेजी से चलने लगे। वो खुद को रोकना चाहती थी पर रुक नहीं पाई। कभी जोर जोर से हंसती, कभी अचानक रोने लगती। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे कोई और उसमें समा गया हो। इधर उधर देखते हुए उसे मिट्टी में कुछ चमकता नजर आया। वो एक लोहे का सरिया था। उसने उसे उठाया और खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में गड्ढा करीब 2 फुट गहरा हो गया। अचानक उसे मिट्टी के अंदर से एक हड्डी दिखाई दी। साना रुक गई। उसने हाथ से मिट्टी हटाई और वहां था एक कंकाल का हाथ। उसकी चीख पूरे आंगन में गूंज उठी और उसी क्षण ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल गई हो। और फिर अचानक मैं पूरे होश में आ गई। ये मैं क्या कर रही थी? ये गड्ढा, ये हड्डियों से भरा हुआ कंकाल का हाथ। मैं वहां से भागी जैसे किसी ने मेरी रूह पकड़ ली हो। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। मैं सीधे अपने कमरे में आई और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे अंदर से चिल्ला रहा हो। उस रात मैंने अपने कांपते हाथों से सारी घटना डायरी में लिख दी, लेकिन कुछ पन्नों के बाद ही रुक गई। डर ने कलम रोक दी थी। मैंने डायरी तकिए के नीचे रख दी और बिस्तर पर लेट गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। साना अब सब कुछ जानना चाहती थी। वो सोच रही थी, क्या कोई मुझे कुछ बताना चाहता है? क्या मेरे सपनों और उस कंकाल के पीछे कोई राज छिपा है? और हाँ, यह सच था। साना के सामने कोई आता था, कोई परछाई जो बोलती नहीं थी, पर उसकी मौजूदगी साना के चारों ओर फैल जाती थी। आज रात साना ने उसी से मिलने का फैसला किया था। उसने ठान लिया था, आज मैं पूछूंगी कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रयान, जो कि सिक्योरिटी फोर्स में थे, इस समय ड्यूटी पर बाहर थे। नसीमा बेगम अपने कमरे में थी और साना का देवर तो रात भर घर से बाहर रहता था। साना का पूरा दिन तो ऑफिस की व्यस्तता में निकल गया, पर उसका मन हर वक्त डर में डूबा रहा। आज रात क्या होने वाला है? नींद अब उसके लिए एक सपना बन चुकी थी। वह सोचने लगी, किससे कहूं मैं यह सब?
पति तो सुनते ही नहीं, सासू मां सबको नसीहत देती हैं, पर मेरे डर की बातों पर हंस देती हैं। क्या ऑफिस में बताऊं? नहीं, सब मुझे पागल समझेंगे, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। आखिरकार साना ने अपनी ऑफिस फ्रेंड डिंपल से बात करने की ठानी। उसने कहा, डिंपल, तुझे पता है मेरी शादी को 2 साल हो गए। डिंपल ने बीच में ही कहा, तो इसमें नया क्या है साना? साना बोली, रुक, बात तो सुन पहले। और उसने सब कुछ बता डाला। वो डर, वो सपने, वो रहस्यमयी आवाजें और वो रात जिसमें उसे कंकाल दिखा था। डिंपल ये सब सुनकर सन्न रह गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। साना, ये सब मजाक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम उस घर में कैसे रह रही हो? तुम आज रात मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी, डिंपल ने लगभग रोते हुए कहा। पर साना ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, डिंपल, ये मेरी लड़ाई है, मुझे इसका सच खुद जानना होगा। डिंपल ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज पीछे वाले हिस्से में मत जाना। पर साना की आंखों में आज कुछ अलग था, डर से ज्यादा जिद थी। शाम को वह घर लौटी, नसीमा बेगम के लिए चाय बनाई और उनके साथ बैठी, पर मन कहीं और था। जब वह अपने कमरे में पहुंची तो उसे कुछ अजीब लगा। कमरा बहुत साफ था, जैसे किसी ने उसे धो दिया हो। हवा में कपूर और अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी। उसने आवाज लगाई, अम्मी जान, आपने मेरा कमरा साफ किया है? नसीमा बेगम ने बाहर से कहा, हाँ बहू, आज तुम्हारे कमरे में बिल्ली घुस आई थी, सब गंदा कर दिया था, इसलिए धो दिया। अब सब ठीक है। साना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सिर हिलाया। रात के सन्नाटे में वह पलंग पर लेटी हुई सोचने लगी, रोज रोज डरने से अच्छा है कि इस डर का सामना किया जाए। आज मैं सब जानकर रहूंगी। वह लेटी लेटी कब सो गई उसे पता नहीं चला। अचानक उसके ऊपर कुछ गिरा। धप! वह चीखते हुए उठ बैठी। कौन है? मुझे छोड़ दो! देखा तो एक बिल्ली थी जो चूहे को मुंह में दबाए खिड़की से बाहर जा रही थी। उसकी सांस तेज हो गई। सामने घड़ी में रात का 1 बज रहा था। नींद कैसे आ गई मुझे? खाना भी नहीं खाया। उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया, आज इस रहस्य का अंत होगा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और पीछे के आंगन की ओर बढ़ी। दरवाजा खुला। हवा में ठंडक और एक सड़ान सी गंध थी। कुत्ते गली में जोर जोर से भौंक रहे थे। साना ने धीरे से कहा, यह वही जगह है जहां वो आता था। वह पुराने झूले की तरफ बढ़ी, वही टायर वाला झूला। उसने फुसफुसाकर कहा, कहां हो तुम? सामने आओ, मैं जानना चाहती हूं वो कंकाल किसका था। तुम कौन हो? अचानक झूला अपने आप हिलने लगा। साना की आंखें फैल गईं। उसने डरते हुए कहा, मुझे डराओ मत, सामने आओ। वह कभी हंसने लगती, कभी रो पड़ती, जैसे किसी ने उसके होश पर काबू पा लिया हो। उसने अपने बाल खोल दिए, सिर झटकने लगी, फिर अचानक जमीन पर लेटकर खुद को लुढ़काने लगी। कुछ मिनट, फिर कुछ घंटे बीत गए और फिर सब शांत हो गया। साना अब जमीन पर बैठी थी, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई होश नहीं था। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब मुस्कान थी, जैसे उसने किसी से कोई गुप्त सौदा कर लिया हो। उसके बाल खुले हुए थे, जैसे सुनसान जंगल में किसी पेड़ पर लटकी हुई बेजान बेलें। जामुन के पेड़ के सूखे पत्ते उसकी साड़ी में चिपके हुए थे। जब वह जमीन पर लेटी थी, तब टूटे हुए वे पत्ते उसके बालों में उलझ गए थे, ठीक उसी तरह जैसे साना खुद अपनी जिंदगी की उलझनों में फंस चुकी थी। उसकी साड़ी मिट्टी में सनी हुई थी। वह हांफते हुए बिखरी सांसों के साथ वहीं बैठ गई। धीरे धीरे उसकी सांसें थमने लगी और फिर सन्नाटा। साना अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगी। वह ऐसे रो रही थी जैसे कोई मासूम बच्ची अपनी मरी हुई गुड़िया के लिए रोती है। उसके आंसुओं में दर्द था और उस दर्द में बेकाबू गुस्सा। अचानक उसने सिर उठाया और चिल्लाई, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। हाँ, खत्म कर दो मुझे। क्यों जीने दे रहे हो मुझे इस हाल में? फिर वही सन्नाटा। उसकी चीख जैसे हवा में गुम हो गई। वह दोबारा सिर झुकाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों के पास मिट्टी में कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई उंगली चल रही हो। मिट्टी में कोई कुछ लिख रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। मिट्टी पर कुछ शब्द उभर रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। मेरी सीमाएं बांध दी गई हैं। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन जितना मैं पास आता हूं
उतना ही तुम परेशानी में फंस जाती हो। मैंने तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की, पर मैं उस सीमा तक नहीं पहुंच सका जहां से सब बता सकूं। साना उन शब्दों को पढ़ते हुए कांप गई। कौन हो तुम? कौन हो जो मुझसे ये सब कह रहे हो? तुम्हें किसने सीमाओं में बांध दिया है? उसने धीमे स्वर में कहा। तभी फिर मिट्टी कांपी। मुझ पर बंदिश कराने वाली तुम्हारी सास है, नसीमा बेगम। अब मैं ज्यादा नहीं लिख सकता, मेरी मदद करो। अपने कमरे में जो भी चीज अलग या अजीब लगे उसे घर से बाहर ले जाकर जला दो। और फिर मिट्टी स्थिर हो गई। साना ने पुकारा, रुको, मुझे और बताओ, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा और डर की ठंडी हवा। वह वहीं कुछ देर तक बैठी रही, जैसे पत्थर बन गई हो। धीरे धीरे वह अपने कमरे की ओर चली गई और थककर पलंग पर गिर पड़ी। नींद ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। सुबह कब हुई उसे पता ही नहीं चला। बहू, उठो, आज ऑफिस की छुट्टी है क्या? नसीमा बेगम की आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। साना ने आंखें खोली तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। नसीमा बोली, बहुत देर हो रही है, रात में देर तक जागी थी क्या? रुको, मैं चाय बना लाती हूं। साना उठकर बैठी, लेकिन दिमाग समंदर की लहरों की तरह उलझा हुआ था। विचार आ जा रहे थे। क्या करूं? किस पर भरोसा करूं? चाय पीने के बाद उसने ऑफिस जाने की कोशिश की, पर मन नहीं था। उसने अपनी सहेली डिंपल को फोन लगाया। रिंगटोन बजी। तेरी मेरी, मेरी तेरी, मेरी कहानी है मुश्किल। पहली बार रिसीव नहीं हुआ, दूसरी बार कॉल उठी। हेलो। हाँ साना, बोलो, डिंपल ने जल्दी में कहा। साना बोली, यार आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, सर बहुत दर्द कर रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। डिंपल बोली, अगर तबीयत खराब है तो मैं बता दूं ऑफिस में, पर साना, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। साना ने रुकते हुए कहा, कुछ बात करनी है, पर ऐसे नहीं, तू ऑफिस के बाद मिल ले मुझसे। ठीक है, डिंपल ने कहा, मैं आज शाम को तेरे घर आ जाऊंगी। थैंक्स यार, साना ने धीरे से कहा। टेक केयर, डिंपल ने फोन काट दिया। साना के मन में जैसे एक तूफान उठ रहा था। ऑफिस की जल्दी नहीं थी, पर अब डर था, सच जानने का डर। तभी पीछे से आवाज आई, बहू, आज ऑफिस नहीं जा रही क्या? अभी तक नहाई भी नहीं, कोई खास बात है? नसीमा बेगम ने दरवाजे से झांकते हुए कहा। साना बोली, नहीं अम्मी, आज तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए छुट्टी ले ली है। नसीमा बोली, ठीक है, मैं बाजार जा रही हूं, सब्जी लेकर आती हूं। जैसे ही नसीमा बेगम बाहर निकली, साना के मन में एक शक और गहरा हो गया। उसने धीरे से उनके कमरे के पास कान लगाया। वह किसी को फोन कर रही थी। हेलो, मैं नसीमा बोल रही हूं, आज मत आना, आज बहू घर पर ही है, कल देखेंगे। फोन रखते ही वो बाहर चली गई। साना तेजी से अपने कमरे में लौटी। तो क्या कल रात जो हुआ वो सच था? क्या अम्मी ने ही कोई तांत्रिक कर्म कराया है? क्या उन्होंने मेरे कमरे में कुछ छिपाया है? वह सोचती रही और खुद से बोली, मुझे कुछ तो पता लगाना होगा। उसने कमरे में इधर उधर तलाश शुरू की। अचानक उसे याद आया, मेरी डायरी, हाँ वही जिसमें मैंने सब लिखा था। वह बेचैनी से डायरी ढूंढने लगी, पर जहां रखी थी वहां वो थी ही नहीं। यह तो वही जगह है, यहीं रखी थी मैंने। क्या अम्मी ने पढ़ ली? क्या उन्हें पता चल गया कि मैंने कंकाल का जिक्र किया था? उसके होंठ कांप रहे थे। अब वह जान चुकी थी, घर की दीवारों में कुछ ऐसा छिपा है जो केवल डर नहीं बल्कि एक अंधकारमय सच है। साना कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, जैसे किसी गहरी सोच में खो गई हो। उसके मन में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, क्या वो सच में सही कर रही है या फिर कोई बुरी आत्मा मेरे पीछे पड़ गई है? उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसने खुद को संभाला और अपनी डायरी खोजने लगी। कुछ देर ढूंढने के बाद डायरी उसे अपने पलंग के तकिए के नीचे मिली। जैसे ही साना ने डायरी खोली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या? डायरी के सारे पन्ने बिल्कुल खाली थे। जहां उसने अपने डरावने अनुभव लिखे थे, सब गायब था। वो बेतहाशा पन्ने पलटने लगी, बार बार देखती, बार बार जांचती। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने लिखा था, हाँ मैंने सब लिखा था। वो जैसे पागलों की तरह खुद से बातें कर रही थी। फिर अचानक साना जोर जोर से चिल्लाई, मैंने लिखा था, मैंने लिखा था। इतने में किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। साना ने पीछे मुड़कर देखा। वो उसकी सबसे करीबी दोस्त डिंपल थी। साना फौरन उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। डिंपल ने घबराकर पूछा, क्या हुआ साना, क्यों रो रही हो?
साना ने कांपती आवाज में कहा, देखो ना डिंपल, इस डायरी में सब लिखा था। मेरे साथ जो हुआ वो सब मैंने बताया भी था तुम्हें, लेकिन अब सब गायब हैं, सब मिट गया। डिंपल कुछ पल चुप रही, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने साना को ठंडा पानी पिलाया और कहा, शांत हो जा साना, पहले बैठ, धीरे धीरे सब बता। साना ने पूरी रात की घटना बताई, कैसे किसी ने जमीन पर शब्द लिखे, कैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संदेश दे रही थी, और कैसे उसने महसूस किया कि उसकी सास नसीमा बेगम इस सब से जुड़ी है। डिंपल ने माथे पर बल डालते हुए कहा, देख साना, मुझे लगता है तेरी सास बुरी नहीं है। शायद वो तेरे अच्छे के लिए ही कुछ कर रही हो। कहीं कोई बुरी हवा तुझे अपने बस में ना कर ले, इसी डर से उन्होंने कुछ कराया होगा। साना ने गहरी सांस ली और बोली, हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने डायरी पढ़ ली थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। छुपाने की क्या जरूरत थी। दोनों ने तय किया कि वो कमरे की अच्छी तरह तलाशी लेंगी। साना और डिंपल ने हर जगह नजर दौड़ाई। अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, टीवी स्टैंड, सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी साना की नजर छत के पंखे पर पड़ी। पंखे के कुंदे पर लाल कपड़े में बंधी कोई चीज लटक रही थी। डिंपल ने डरते हुए कहा, रुको साना, पहले सोच तो ले। पर साना ने बात काट दी, नहीं डिंपल, अब पीछे नहीं हटूंगी। वो स्टूल पर चढ़ी और उस कपड़े को उतार लिया। कपड़े में कुछ बंधा हुआ था, शायद कोई तांत्रिक वस्तु। साना ने गंभीर आवाज में कहा, डिंपल, तुम मेरी मदद करना। अगर नसीमा बेगम लौट आए तो उनसे कहना कि मैं डॉक्टर के पास गई हूं। चाहे वो माने या ना माने, किसी भी तरह मुझे घर से बाहर ले जाना। बस इतना ध्यान रखना कि मैं वापस आ जाऊं। इतना कहते ही घर की डोरबेल बजी। साना ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है वो आ गई। डिंपल ने कहा, तू यहीं रह, मैं दरवाजा खोलती हूं। वो साड़ी संभालती हुई बाहर गई। साना अंदर ही अंदर घबराने लगी। कुछ पल बीते, मगर नसीमा बेगम की आवाज नहीं आई। अरे, ये डिंपल कहां रह गई? वो दरवाजे की ओर बढ़ी और उसका दिल जैसे थम गया। डिंपल उसके सामने खड़ी थी, पर उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें उलट चुकी थीं और आवाज भारी हो चुकी थी। वो बोली, जल्दी करो, उस लाल कपड़े को बहते पानी में फेंक आओ, अभी, इसी वक्त, वरना बहुत देर हो जाएगी। साना के हाथ कांप गए। डिंपल की आवाज अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। वो बीच बीच में पागलों की तरह हंस रही थी। साना का पूरा शरीर सुन्न हो गया। ये क्या कर दिया मैंने? कहीं डिंपल के साथ कुछ हो गया तो? डिंपल की हंसी अचानक रुक गई। साना ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं, बस मेरी दोस्त को छोड़ दो। इतना कहते ही डिंपल फिर सामान्य हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ साना, तू ऐसे कांप क्यों रही है? साना बोली, कुछ नहीं डिंपल, तू घर जा, बच्चों की चिंता होगी। साना ने डिंपल को विदा किया और स्कूटी चालू की। उसने लाल कपड़े को एक छोटी थैली में रखा, पर्स में टांगा और निकल पड़ी। रास्ते में एक काली बिल्ली ने उसका रास्ता काटा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। अब क्या यह भी कोई संकेत है? वो कुछ देर रुकी, फिर बोली, नहीं, अब रुकना नहीं है। वो 20 मिनट चलने के बाद एक पुराने पुल के पास पहुंची, जहां नीचे तेज बहता पानी था। उसने लाल कपड़े को देखा, उसमें से हल्की सड़ी गंध आ रही थी। साना ने आंखें बंद की और धीरे से बोली, अब जो होगा अच्छा ही होगा। कपड़ा जैसे ही पानी में गिरा, पानी का रंग गहरा लाल हो गया। साना कुछ पल तक वहीं खड़ी रही। उसके मन में जैसे कोई अजीब हल्कापन उतर आया, पर उसी वक्त पीछे से किसी की आवाज आई, साना। वो तेजी से पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने स्कूटी स्टार्ट की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया। हवा में फिर वही खुशबू थी, वही जो उस रात उसके कमरे में फैली थी। एक बार फिर साना के मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि उसने जो किया वो सही था। आखिर नसीमा बेगम ने जो कुछ किया वो क्या सही था? सही और गलत के बीच उसका दिमाग ऐसे झूल रहा था जैसे समुद्र की लहरें किनारों से टकरा रही हों। वो सोच ही रही थी कि अचानक उसने वो कपड़ा फेंक दिया और स्कूटी उठाकर अपने घर आ गई। कमरे में आकर साना ने खुद को पलंग पर गिरा दिया। बस थोड़ी देर की झपकी लेने ही वाली थी कि तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। आंखें मसलते हुए उसने फोन उठाया। हेलो, उधर से डिंपल की घबराई हुई आवाज आई। साना, क्या हुआ? तूने वो कपड़ा पानी में डुबो दिया? सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है।
साना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डिंपल, तू परेशान मत हो, सब ठीक है, काम पूरा हो गया है, मैं थोड़ी देर आराम कर रही हूं, बात ठीक है, पर ध्यान रखना, डिंपल ने कहा और फोन कट गया। रात गहरी हो चुकी थी। साना ने बत्ती बंद की और सोने का निश्चय किया। नसीमा बेगम अभी तक घर नहीं लौटी थी। साना जैसे ही करवट लेकर लेटी, उसे रसोई के पास से खट खट की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठी और दबे पांव आवाज की दिशा में बढ़ी। खिड़की के पीछे से झांक कर देखा तो उसकी सान नसीमा बेगम किसी चीज को बेचैनी से ढूंढ रही थी। ये क्या ढूंढ रही हैं? साना के मन में सवाल उठा और तुरंत ही जवाब भी। जरूर वो वही चीज ढूंढ रही हैं जो मैंने छिपा दी थी। साना पर्दे की ओट में छिपकर सब देखने लगी। नसीमा बेगम ने पूरे घर में तलाश की, पर जब कुछ नहीं मिला तो घबराकर अपने कमरे की ओर भागी। साना भी धीरे से उनके पीछे चली गई। कमरे के अंदर नसीमा ने जल्दी से फोन मिलाया। हेलो, सब गड़बड़ हो गया है, वो चीज मिल नहीं रही, जल्दी कुछ करो वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। उधर से आवाज आई, क्या बोल रही हो नसीमा बेगम? मैंने तो कहा था कि उस पर नजर रखना। अब फौरन मेरे घर आओ और साथ में साना की कोई साड़ी या सूट ले आना जो उसने हाल ही में पहना हो। साना और सुनना चाहती थी, पर आवाज धीमी पड़ गई। कुछ देर बाद नसीमा ने फोन बंद किया और कमरे से निकल गई। साना तुरंत उल्टे पैर भागी और अपने कमरे में जाकर लेट गई। जैसे ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, उसने आंखें मूंदी रखी। बहू, बहू, सो रही हो? दरवाजा खुला तो नसीमा बेगम अंदर आई। क्या हुआ, थकी हुई लग रही हो, कहीं गई थी क्या? साना ने शांत स्वर में कहा। नहीं अम्मी, ऑफिस में आज बहुत टेंशन थी, फाइल नहीं मिल रही थी, सिर दर्द कर रहा है। नसीमा बेगम ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। इसी बीच साना के फोन की घंटी फिर से बज उठी। अरे अम्मी का फोन है, साना बोली। हाँ अम्मी, बोलो, उधर से आवाज आई। बेटी जल्दी घर आ जा, जरूरी बात करनी है, और हाँ, साड़ी पहन कर आना, साना ने कहा। अम्मी, अभी मन नहीं कर रहा कहीं जाने का, आप बताओ क्या हुआ? लेकिन अम्मी ने सिर्फ यही कहा, बस आ जा, फिर बताऊंगी, और फोन काट दिया। साना बात करते हुए बालकनी में चली गई ताकि नसीमा बेगम उसकी बात न सुन सके। उधर नसीमा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। वो फौरन बाथरूम की ओर गई और वहां से एंगल पर टंगा साना का लाल सूट उठाकर अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया। साना बेटा, मैं थोड़ी सब्जी लेने जा रही हूं, तू यही रहना, और अगर कहीं जाना हो तो ताला लगाकर जाना, कहकर वो जल्दी से निकल गई। इधर साना सोच रही थी, चलो मां से मिल ही आती हूं, देखती हूं क्यों बुलाया है। उसने साड़ी निकाली, मुंह धोया, चेहरा पोंछा और धीरे धीरे स्कूटी निकालकर मुरादाबाद की गलियों में निकल गई। घर पहुंचकर मां से बोली, क्या बात है अम्मी, ऐसे क्यों बुलाया? अम्मी ने कहा, बेटी, तेरी छोटी बहन को देखने वाले आने वाले हैं, इसलिए चाहती थी तू भी घर पर रह। साना मुस्कुराई। सच? अच्छा किया बुला लिया। पर तभी अचानक उसके दिमाग में एक झटका सा लगा। उसे याद आया, उसका लाल सूट बाथरूम में था। अरे, वो सूट वहां नहीं था, कहां गया? वो बड़बड़ाने लगी। उसकी बहन बोली, दीदी, एक सूट ही तो है, इतना परेशान क्यों हो रही हो? साना की आवाज कांप उठी। तू नहीं समझेगी छुटकी, वो सूट, वो तो उसी दिन मैंने पहना था जब मैंने वो किया था। उसके चेहरे पर डर उतर आया, दिल धड़कने लगा। नहीं, मुझे जाना होगा अभी, उसने कहा और मां के पास जाकर बोली, मां, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है, अभी जाना पड़ेगा। मां ने डांटते हुए कहा, अरे कहां जा रही है पगली, अभी तो लोग आने वाले हैं, रुक तो सही। पर साना अब उनकी बात सुनने की हालत में नहीं थी। उसके चेहरे पर गहरा डर उतर आया था। उसे लगा जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। और तभी दरवाजे के बाहर किसी ने 3 बार धीरे से दस्तक दी। साना ने पलटकर देखा, पर दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। साना ने कहा, मां, मुझे अभी जाने दो, मैं सब आकर बताऊंगी, बस ये समझ लो कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। मां ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटी, मैं सब संभाल लूंगी, जा तू अपना काम कर। इतना सुनते ही साना ने और कुछ नहीं कहा। जल्दी से स्कूटी उठाई और बिना पीछे देखे अपने घर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचते ही उसने देखा, एक महिला घर के पास से जा रही थी। साना ने टोका, आंटी जी, क्या आपको पता है अम्मी नसीमा बेगम कहाँ गई हैं? महिला बोली,
मुझे तो नहीं पता बहू, पर इतना जरूर जानती हूं कि वो अक्सर सुंदर नगर वाले मंदिर में जाती रहती हैं। एक बात कहूं, तुम अपनी सास पर नजर रखा करो। वो तंत्र मंत्र और टोटकों में बहुत रहती हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें उस पुजारी के पास ले चलती हूं, पर अंदर मैं नहीं जाऊंगी। साना के दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया। सोचने लगी, क्या सच में वो ऐसा कुछ करती हैं? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? आंटी बोली, क्या सोच रही हो बहू? चलो बताओ, मैं रास्ता बता देती हूं। थोड़ी झिझक के बाद साना ने कहा, ठीक है आंटी, आप बैठ जाइए, देख लेते हैं। दोनों स्कूटी पर बैठकर मुख्य सड़क से कुछ सकरी गलियों में पहुंची। आंटी ने एक पुराने सुनसान से मकान की ओर इशारा किया। यही वो जगह है, इसी में वो बाबा रहता है। साना ने पीछे मुड़कर कहा, ठीक है आंटी, मैंने देख लिया, अब हमें चलना चाहिए। अगर सासू माँ ने देख लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। आंटी बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अंदर तक लेकर चल सकती हूं, कोई नहीं देखेगा हमें। नहीं आंटी, बस अब चलिए, घर चलते हैं, साना ने दृढ़ स्वर में कहा। वह वहां से लौट आई। घर पहुंचकर आंटी ने विदा ली, लेकिन साना ने उन्हें अंदर आने के लिए आग्रह किया। आइए आंटी, चाय पी लीजिए। आंटी मुस्कुराकर बोली, नहीं बहू, देर हो गई है, घर में सब इंतजार कर रहे होंगे। और वह चली गई। अब साना का मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसने बाथरूम में जाकर अपने लाल सूट को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला, गैस पर चाय चढ़ाई और मुंह हाथ धोने बाथरूम में चली गई। थोड़ी ही देर में चाय तैयार हो गई। साना ने कप उठाया ही था कि मुख्य गेट खुलने की आवाज आई, धीरे और बेहद रहस्यमयी ढंग से। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चुपचाप खिड़की के पीछे जाकर खड़ी हो गई। बाहर से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। मैंने तो बहुत कोशिश की कि वो अंदर आ जाए, वही आंटी कह रही थी, पर उसने मेरी एक नहीं मानी। और फिर नसीमा बेगम की ठंडी आवाज सुनाई दी, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। उसने जगह देख ली और अंदर नहीं गई। अब अगर वो अकेली ही बाबा से मिलने पहुंच गई तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। आंटी बोली, मैंने सब संभाल लिया है, कोई नहीं जान पाएगा। नसीमा बोली, ठीक है, अब तुम जाओ, मैं देखती हूं अंदर क्या हो रहा है। साना का खून सूख गया। वो भागकर अपने कमरे में लौट आई और बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद नसीमा बेगम अंदर आई। अरे बहू, इतनी जल्दी आ गई? मैंने तो सोचा था तू देर करेगी। अगर हो सके तो मेरे लिए एक कप चाय बना दे, हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं। साना बिना कुछ कहे उठी और रसोई में चली गई। चाय बनाते समय उसके मन में विचार आया, क्या मुझे अपने सूट के बारे में पूछना चाहिए या चुप रहना बेहतर होगा? फिर खुद से बोली, नहीं, प्यार से पूछती हूं। साना ट्रे लेकर आई, चाय रखी और बोली, अम्मी, मेरा लाल सूट कहीं नहीं मिल रहा, क्या आपने देखा? नसीमा बेगम ने बड़ी सहजता से कहा, नहीं बेटी, मैंने नहीं देखा। सुबह तो वहीं पहना था ना, शायद बाथरूम में ही होगा, जाकर देख ले। साना बोली, नहीं अम्मी, वहां भी नहीं है। ये सुनते ही नसीमा चाय रखते हुए उठी और बाथरूम की ओर गई। साना भी उनके पीछे पीछे चली। दरवाजा खोला गया और वहां एंगल पर लाल सूट टंगा हुआ था। साना के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे हो सकता है? ये तो वहां था ही नहीं। नसीमा मुस्कुराई, कभी कभी चीजें आंखों के सामने होती हैं और हमें दिखती नहीं बेटी। साना कुछ नहीं बोली। उसने सूट को देखा, वो वैसा ही था जैसे उसने छोड़ा था। उसका मन अब उलझ चुका था। वो पलंग पर बैठकर सोचने लगी, क्या ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? क्या मैं पागल हो रही हूं? इतने में फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रेयान। साना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। हेलो, उधर से सख्त आवाज आई, पहले कोई चीज ठीक से ढूंढ लिया करो, हमेशा यूं परेशान रहती हो। साना का चेहरा उतर गया। वो समझ गई कि नसीमा ने सब कुछ रेयान को बता दिया है। उसके होंठ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए। जिसके लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, वो ही अब मेरी बात पर यकीन नहीं करता। वो बुदबुदाई, अब और नहीं, शायद मर जाना ही बेहतर होगा। पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला। नहीं, मुझे अपने माँ पापा के लिए जीना होगा, सच का सामना करना होगा, चाहे कुछ भी हो। रात के लगभग 8 बज चुके थे। घर में सन्नाटा पसरा था। साना के विचार ऐसे हिलोरें ले रहे थे जैसे समुद्र की लहरें। वो कभी पलंग पर बैठती, कभी उठ जाती, कभी चुनरी को मुंह में दबाकर सोच में खो जाती। थोड़ी देर बाद उसने खुद को शांत किया। रसोई में गई, थोड़ा दाल चावल लिया,
ताकि नींद आ सके। टीवी ऑन किया और खाना शुरू ही किया था कि तभी मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। उसने इंतजार किया कि शायद अम्मी दरवाजा खोल दें, पर घंटी फिर बजी, इस बार ज्यादा जोर से। साना ने दरवाजा खोला। सामने रैयान खड़ा था। अरे आप अचानक? उसने चौंक कर पूछा। रैयान ने ठंडे स्वर में कहा, क्यों? अपने घर आने से पहले बताना भी पड़ेगा क्या? साना ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। ये घर आपका ही है। उसने खाना छोड़कर कहा, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूं। रैयान ने कहा, नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना खाकर ही आया हूं। यह कहकर वह बाथरूम की ओर चला गया। साना ने अपना खाना खत्म किया और सोने से पहले उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद रैयान बाथरूम से निकलकर कमरे में आया। कपड़े बदलते हुए साना ने पूछा, अरे अब कहां जा रहे हो? अभी तो आए हो, रात के 9 बज चुके हैं, अब तो आराम कर लो। रैयान ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, मुझे एक जरूरी काम है, उसी सिलसिले में आया था। सरकारी काम है। तुम सो जाओ, मेरा इंतजार मत करना, हो सकता है देर हो जाए। साना का दिल भारी हो गया। उसने मन में कहा, हर बार यही, आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, बात तक ठीक से नहीं करते। वह खुद को संभालते हुए टीवी ऑन कर बैठ गई। करीब 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि रैयान फिर लौट आया। उसने बिना कुछ बोले किचन में जाकर अनार का जूस निकाला और एक गिलास साना की ओर बढ़ाया। लो पी लो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। साना ने हल्की नाराजगी जताते हुए कहा, अच्छा, अभी तो सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे थे, अब जूस लेकर आ गए, मुझे नहीं पीना। रैयान हंस पड़ा। अरे बाबा, पी लो ना। दोनों ने मुस्कुराते हुए जूस पिया। साना ने कहा, अब तो ये बाहर के कपड़े उतार दो, जब तक तुम इन्हें पहने रहते हो लगता है जैसे अभी फिर बाहर निकल जाओगे। रैयान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, वो तो सही है, काम पूरा नहीं हुआ, बस आता हूं, तुम आराम करो। साना को कुछ अजीब लगा, अभी तो इतने गुस्से में थे और अब इतने शांत क्यों हैं। वह उठी और देखा कि रैयान अपनी मां नसीमा बेगम से धीमे स्वर में कुछ बात कर रहा था। उसके भीतर शंका की लहर उठी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली मेरे साथ। वह सोच ही रही थी कि उसकी आंखें भारी होने लगीं, जैसे नींद जबरदस्ती उस पर उतर रही हो। नींद में जाने से पहले उसने अपने फोन पर जल्दी से एक मैसेज लिखा, डिंपल, शायद मैं खतरे में हूं, अगर हो सके तो मेरी मदद करना। इसके आगे वह कुछ नहीं लिख पाई। डिंपल, वह सच्ची दोस्त जो हर मुश्किल में साथ रहती थी। शादी के बाद भी डिंपल हमेशा उसके लिए चिंतित रहती थी। धीरे धीरे साना की आंखें बंद हो गईं। रात गहरी हो चुकी थी। करीब आधे घंटे बाद रैयान फिर घर में दाखिल हुआ। उसके पीछे उसकी मां नसीमा बेगम और एक बुजुर्ग तांत्रिक थे। तीनों चुपचाप पिछले हिस्से की ओर बढ़े, जहां पहले से ही तैयारी की जा चुकी थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रोच्चार के साथ लकड़ियां जलाकर हवन आरंभ किया। लाल सिंदूर से एक जटिल व्यूह बनाया गया था। उसमें नींबू, लौंग और काले तागे रखे गए। रैयान ने अधीर होकर कहा, जल्दी करो बाबा, देर हो रही है। तांत्रिक ने उसकी ओर गुस्से से देखा, ये काम जल्दी में नहीं होते, अगर कुछ बिगड़ा तो सब खत्म। नसीमा बेगम ने बेटे को चुप रहने का इशारा किया। आहुति देने के साथ तांत्रिक ने एक जोरदार मंत्र बोला। अचानक साना के शरीर ने झटका खाया। उसकी सांस जैसे सीने में अटक गई थी, फिर अचानक बाहर निकली। नसीमा बेगम के हाथ कांपने लगे, उनकी सांसें तेज हो गईं। शांत रहो, रैयान ने कहा, सब ठीक होगा। परंतु हालात बिगड़ने लगे। तांत्रिक ने अग्नि में एक और आहुति डाली। तभी कमरे की बत्ती टिमटिमाई और साना की आंखें एक झटके में खुल गईं। कानों में आवाज गूंजी, अब तो उठ जा, कब तक सोएगी? साना अचानक बिस्तर पर सीधी बैठ गई। उसकी आंखों में खून उतर आया था, बाल खुले थे और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह लड़खड़ाते हुए पिछले कमरे की ओर बढ़ी। रैयान और तांत्रिक अपने काम में लगे थे। साना ने एक भयानक चीख मारी और दौड़कर तांत्रिक को लात मारी। तांत्रिक उल्टा गिरा, उसका सिर जमीन पर जा लगा। नसीमा बेगम डर के मारे कांप उठी। रैयान ने पीछे से पास रखा फावड़ा उठाया और साना के सिर पर वार कर दिया। खून की धार उसके बालों से बहती चली गई, लेकिन साना रुकी नहीं। उसने पलटकर रैयान की गर्दन पकड़ी और जोर से उसे दीवार पर पटक दिया। दोनों में भीषण संघर्ष छिड़ गया। तभी नसीमा बेगम ने पास पड़ा धारदार चाकू उठाया और बेटे को दिया। कर दे इसे खत्म। रैयान ने झटके में चाकू साना के पेट की ओर बढ़ाया, पर तभी एक गोली की आवाज गूंजी।
गोली रयान के हाथ पर लगी, उसका चाकू नीचे गिर पड़ा। दरवाजे पर खड़ी थी डिंपल पुलिस के साथ। साना, तुम अब सुरक्षित हो। दोनों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पूछताछ में रयान सब कुछ उगल बैठा। मेरी शादी पहले भी हो चुकी थी। पहली पत्नी का नाम आराधना था। वो सीधी सादी थी, पर मां और मैं दहेज के लालच में अंधे हो गए। हमने उसे मार डाला और उसके भाई को भी। ये सुनते ही साना के आंसू थम नहीं रहे थे। कोर्ट में दोनों, रयान और उसकी मां, को उम्र कैद की सजा हुई। कहते हैं आत्मा तब तक भटकती है जब तक उसे न्याय नहीं मिलता। रयान की पहली पत्नी आराधना और उसका भाई अपनी आत्मा से साना के माध्यम से बदला लेकर शांत हुए। आज साना अकेली है, पर चैन से जी रही है। उसके साथ उसकी सच्ची दोस्त डिंपल हमेशा रहती है। एक दिन अचानक साना को चक्कर आने लगे। डॉक्टर ने बताया वह गर्भवती है। पहले तो वह घबरा गई, पर डिंपल ने उसे समझाया, अब यह बच्चा तुम्हारी नई शुरुआत है। महीनों बाद साना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम उसने रखा आराधना, रैयान की पहली पत्नी के नाम पर। कुछ वर्षों बाद रैयान और नसीमा बेगम ने जेल से साना को संदेश भेजा, एक बार मिलने आ जाओ। साना पहले नसीमा बेगम से मिलने गई। वह फूट फूट कर रोने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे पता चल गया है कि किसी को दुख देना कैसा होता है। साना की आंखें भर आईं। वह कुछ बोले बिना वहां से चली गई। फिर वह रैयान से मिलने जेल पहुंची। तुम खुश तो हो? रयान ने पूछा। साना ने अपनी बच्ची की ओर देखा और कहा, हां, अब मैं खुश हूं। रयान की आंखों से आंसू निकल पड़े। माफ कर दो आराधना। समय बीतता गया। दोनों अपराधियों ने अपने गुनाह जेल की दीवारों में घिस घिस कर चुकाए। तो साथियों, आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यह सिर्फ एक डरावनी या रहस्यमयी कहानी नहीं, बल्कि न्याय, बदला और आत्मा के चयन की कथा है। और इस कहानी को हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे डिंपल को। अगर आप यहां तक कहानी सुन चुके हैं तो दिल से धन्यवाद।